ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत का। हिमालय से लेकर केरल तक, सह्याद्री से लेकर गारो पहाड़ियों तक भारत भूमि के कण कण में स्वाधीनता समर की अनगिनत गाथाएं सोई पड़ी हैं। उन वीर सेनानियों के कितने ही नाम जाने तो कितने ही नाम अनजाने हैं, लेकिन उस महासमर की हर कहानी गहरे अंधकार से निकलकर आशाओं के सूरज तक पहुंचने के प्रयासों से भरी हुई कहानी है। दुख की उदास आंखों में चिर मुस्कान लिखने की कोशिशों की ये अमर कहानियां हैं। इन्हीं कहानियों से आगे निकलकर चलता हुआ आज का भारत बनता है। विश्व मानचित्र पर अपनी पूरी गरिमा के साथ ओजस्वी मुस्कान बिखेरता है। और आजादी की इस संघर्ष यात्रा में ऐसे अवसर कम ही लोगों के हिस्से आए जिन्होंने इस महासंग्राम में भाग भी लिया और आजाद भारत को गढ़ने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंत जी का जन्म 10 सितंबर सन 1887 को अल्मोड़ा जिले के खूंट नामक गांव में हुआ था। इस परिवार का संबंध कुमाऊं की एक अत्यंत प्राचीन और सम्मानित परंपरा से है। पंतों की इस परंपरा का मूल कोंकण प्रदेश माना जाता है, जिसके आदि पुरुष थे जयदेव पंत। ऐसी मान्यता है कि 11वीं सदी के आरंभ में जयदेव पंत और उनका परिवार कुमाऊं में आकर बस गया था। गोविंद वल्लभ पंत के पिता का नाम श्री मनोहर पंत और माता का नाम गोविंदीबाई था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वो अपने नाना श्री बद्री दत्त जोशी के घर रहने लगे। यहाँ उनका लालन पालन मौसी धन देवी ने किया। 10 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा घर पर ही हुई। सन 1897 में पंत जी का दाखिला स्कूल में करवाया गया। बचपन में उनका वजन बहुत अधिक था, इसलिए वो कोई खेल नहीं खेल पाते थे। एक ही जगह पर वो बैठे रहते थे। इस वजह से सब उनको थपुआ कहकर पुकारा करते थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई में वो बहुत तेज थे। लोअर मिडिल की परीक्षा उन्होंने संस्कृत, गणित और अंग्रेजी में विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अल्मोड़ा से इंटर की परीक्षा पास करने के बाद पंत जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। यहीं उन्हें विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के सानिध्य में एक जागरूक, व्यापक और राजनीतिक चेतना से भरपूर वातावरण मिला। गोपाल कृष्ण गोखले और पंडित मदन मोहन मालवीय से वे अत्यंत प्रभावित थे। सन 1909 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने कानून की डिग्री सर्वोच्च अंकों के साथ हासिल की, इसलिए उन्हें लैम्सडन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 1910 में पंत जी ने अल्मोड़ा में वकालत आरंभ की। वकालत के सिलसिले में पहले वो रानीखेत गए और उसके बाद काशीपुर आ गए। यहाँ उनकी वकालत तो चली ही, सार्वजनिक जीवन में भी अब वो सक्रिय हो गए। पंत जी के प्रयासों से यहाँ कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। उन दिनों स्थानीय लोगों को अंग्रेज अफसरों का सामान मुफ्त में ढोना पड़ता था। गोविंद वल्लभ पंत ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और अंततः इस परिषद के प्रयत्न से कुमाऊं में प्रचलित कुली बेगार की प्रथा का अंत हुआ। इस तरह अन्याय के विरुद्ध उनकी लड़ाई बढ़ चली। सदियों के अत्याचारों की मूल कथा है आज जगी। सदियों के अत्याचारों की मूल कथा है आज जगी। विप्लव तेरे परशुकरों से शोषण तक में आग लगी। सदियों के अत्याचारों की मूल कथा है आज जगी। सदियों के अत्याचारों की मूल कथा है आज जगी। धुआंधार हो उठा व्योम में धूम्र के तुसे छाए हैं। छली प्रपंची अंतस्थल में आशंकाएं
अत्याचारों की मूल व्यथा है आज जगी। सत्ताएं अपनी अंतिम घड़ियां गिनती है, आंख तरेरे भौं मरोरे ऐठ भरी कुछ कहती है। पर तेरी बढ़ती लपटों में झुलस झुलस कर रह जाती, अपने अभिशापों से अपनी मौत मरे दे दिल खाती। सदियों के अत्याचारों की मूल व्यथा है आज जगी। सदियों के अत्याचारों की मूल व्यथा है आज जगी। बुलाने वाले प्रेमी निज अधिकारों के करुण दृष्टि से देख रहे हैं भाव तुम्हारे वारों के। हीरों को कंकड़ समझे थे आज वही मुहताज बने, श्रम को समझ रहे थे आज वही श्रम सुधा बने। सदियों के अत्याचारों की मूल व्यथा है आज जगी। सदियों के अत्याचारों की मूल व्यथा है आज जगी। पंत जी की वकालत की धाक चारों ओर जम चुकी थी। उन दिनों काशीपुर के मुकदमे एसडीएम की कोर्ट में पेश हुआ करते थे। ये अदालत गर्मियों में 6 महीने नैनीताल और सर्दियों में 6 महीने काशीपुर में लगा करती थी। इस तरह पंत जी का संबंध काशीपुर के बाद नैनीताल से भी जुड़ा। गोविंद वल्लभ पंत सिद्धांत रूप से केवल सच्चे केस ही हाथ में लेते थे। किसी भी पक्षकार ने अगर झूठ बोला तो वो तुरंत केस छोड़ दिया करते थे। पंत जी गरिमा से भरे हुए, सच्चे और अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अल्मोड़ा में एक बार मुकदमे के दौरान मजिस्ट्रेट से उनकी बहस हो गई। अंग्रेज मजिस्ट्रेट को भारतीय वकील का कानून की व्याख्या करना बर्दाश्त नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट ने गुस्से में आकर कहा, मैं तुम्हें अदालत के अंदर घुसने नहीं दूंगा। इस पर पंत जी ने जवाब दिया, आप क्या मुझे घुसने नहीं देंगे? आज के बाद आपकी अदालत में मैं खुद कदम नहीं रखूंगा। काशीपुर में पंत जी ने प्रेम सभा नामक एक संस्था का गठन किया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और साहित्य के प्रति लोगों को जागरूक करना था। इस संस्था का कार्य इतना व्यापक हो गया कि काशीपुर से ब्रिटिश स्कूलों को अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा। पंत जी जब कक्षा 7 के विद्यार्थी थे, तभी उनका विवाह पंडित बालादत्त जोशी की कन्या गंगा देवी से संपन्न हुआ था। लेकिन सन 1909 में उनके पुत्र की बीमारी से मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद ही पत्नी गंगा देवी भी चल बसीं। उस समय उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। वो बहुत गंभीर और उदासीन रहने लगे। इस घटना के बाद उन्होंने वकालत और राजनीति में खुद को डुबो दिया। परिवार के दबाव में सन 1912 में उनका दूसरा विवाह हुआ। सामाजिक कार्यों से उनका जुड़ाव पहले से ही था, लेकिन स्वाधीनता संग्राम में उनकी भागीदारी असहयोग आंदोलन के रास्ते से हुई थी। रोलेट एक्ट के विरोध में सन 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब गोविंद वल्लभ पंत खुली राजनीति में उतर आए। 9 अगस्त सन 1925 को
पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। तब क्रांतिकारियों की पैरवी के लिए पंत जी अन्य वकीलों के साथ जी जान से जुट गए। उस समय वो नैनीताल से स्वराज पार्टी के टिकट पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। सन 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल और उनके 3 अन्य साथियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ वायसराय को पत्र भी लिखा, लेकिन बात बनी नहीं। सन 1928 में साइमन कमीशन का देशव्यापी बहिष्कार हुआ। लखनऊ में जुलूस और प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में पंत जी को बहुत चोट आई, जिसके कारण उनका गला एक तरफ झुक गया था। बावजूद इसके उन्होंने सन 1930 के नमक सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर भाग लिया और देहरादून की जेल में डाल दिए गए। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में कैद कर लिया गया। इस तरह स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पंत जी ने लगभग 7 वर्ष का समय जेलों में व्यतीत किया, लेकिन वो सदा निर्भय, निडर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अब तो जेलों में फैसले बनाए जाएंगे, अब तो जेलों में फैसले बनाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। तुम्हें रहना है हिंदुस्तान में, सुन लीजिए, जो हमारी है हुकूमत हमको वापस दीजिए। अगर तुम्हें रहना है हिंदुस्तान में, सुन लीजिए, जो हमारी है हुकूमत हमको वापस दीजिए, वरना शेखी और शान मिटाए जाएंगे, वरना शेखी और शान मिटाए जाएंगे। अब तो जेलों में फैसले बनाए जाएंगे, अब तो जेलों में फैसले बनाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। लाखों की तादाद में तुम जेलों में भर दो हमें, छोड़ सकते हम नहीं जिस कार्य पर है जमे। लाखों की तादाद में तुम जेलों में भर दो हमें, छोड़ सकते हम नहीं जिस कार्य पर है जमे। जेल देने से क्या हम डराए जाएंगे, जेल देने से क्या हम डराए जाएंगे। अब तो जेलों में फैसले बनाए जाएंगे, अब तो जेलों में फैसले बनाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे, इसी चरखे से बंदर भगाए जाएंगे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत 17 जुलाई सन 1937 से 2 नवंबर सन 1939 तक ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व फिर सौंपा गया। वे 1 अप्रैल सन 1946 से 15 अगस्त 1947 तक इस पद पर रहे। इसके बाद जब देश का संविधान बना और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, तब भी इस पद के लिए उन्हें ही उपयुक्त पाया गया। इस तरह आजाद भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर वो 27 दिसंबर सन 1954 तक बने रहे।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने किसानों के उत्थान और अस्पृश्यता उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। उत्तर प्रदेश में स्थायी सरकार देने के साथ साथ उन्होंने हिंदू कोड बिल भी पारित किया। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उन्होंने देश के गृहमंत्री का पदभार संभाला। गृहमंत्री के तौर पर उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं भारत को भाषा के आधार पर राज्यों में विभक्त करना और हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना। उन्होंने हिंदी का नारा बुलंद करते हुए कहा था कि हिंदी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता। पंत जी ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से कई सुधार कार्य किए। साथ ही कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से उन्होंने बढ़ावा दिया। देश हित में उनके योगदान को देखते हुए सन 1957 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने अपने आदर्शों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। पंत जी ने एक बार एक सरकारी बैठक की। इस बैठक में चाय नाश्ते का इंतजाम भी किया गया। जब उसका बिल पास होने के लिए आया तो उसके हिसाब में चाय नाश्ते के मद में 6 रुपए 12 आने का खर्च लिखा हुआ था। पंत जी ने बिल पास करने से मना कर दिया। जब उनसे इस बिल को पास न करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि सरकारी बैठकों में सरकारी खर्चे से केवल चाय मंगवाने का नियम है। ऐसे में नाश्ते का बिल नाश्ता मंगवाने वाले व्यक्ति को स्वयं चुकाना चाहिए। हाँ, चाय का बिल जरूर पास हो सकता है। इस पर अधिकारियों ने उनसे कहा कि कभी-कभी चाय के साथ नाश्ता मंगवाने में कोई बुराई नहीं है। उस दिन चाय के साथ नाश्ता पंत जी की बैठक में आया था। पंत जी कुछ देर चुप रहे, फिर जेब से पैसे निकालते हुए कहा, चाय का बिल पास हो सकता है लेकिन नाश्ते का नहीं। नाश्ते का बिल मैं खुद चुकाऊंगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, नाश्ते पर हुए खर्च को मैं सरकारी खजाने से चुकाने की अनुमति कभी नहीं दे सकता। इस खजाने पर जनता और देश का हक है, मंत्रियों का नहीं। ऐसे आदर्शों पर चलने वाले थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। देश ही उनका ईमान था, देश ही उनका धर्म था और देश ही उनका सर्वस्व था। यही कारण है कि 15 अगस्त सन 1947 को भारत के आजाद होने पर लखनऊ में ध्वजारोहण करते हुए उन्होंने कहा था, मेरा सपना पूरा हो चुका है, देश आजाद हो गया है। इसलिए आज इसी समय अगर संसार से विदा लेना हो तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आजन्म देश की सेवा करते हुए 7 मार्च सन 1961 को उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं, तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं, तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। वह तीव्र तप की धीरता बलवीर की बलवीरता, वह तीव्र तप की धीरता बलवीर की बलवीरता, धन जनमयी गंभीरता तुझको न रो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं।
प्रसिद्ध पुनीतता, वह शील पूर्ण विनीतता। तेरी प्रसिद्ध पुनीतता, वह शील पूर्ण विनीतता। वह बुद्धि की विपरीतता अब विष न बो जाए कहीं, पर बुद्धि की विपरीतता अब विष न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। वह उच्चता आचार की, विश्वस्तता व्यवहार की। वह उच्चता आचार की, विश्वस्तता व्यवहार की। अनुरक्तता उपकार की, तेरी न धो जाए कहीं। अनुरक्तता उपकार की, तेरी न धो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। ये वतन का राग। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन का